कहते हैं हर लड़की का सपना होता है एक ऐसा ससुराल जहां उसे बेटी की तरह प्यार मिले। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो मायके में जहर पीकर ससुराल में अमृत पाती हैं। ये कहानी है राधिका की, जिसने बचपन में मां खोई, जवानी में जुल्म सहे और शादी के बाद पहली बार जाना कि प्यार क्या होता है। एक गरीब से घर में राधिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बहुत दयालु थी, लेकिन एक बीमारी ने उसे छीन लिया। माँ की मौत के बाद घर सूना हो गया। कुछ समय बाद राधिका के पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी के साथ एक बेटा भी आया, सौतेला भाई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन थोड़े समय बाद पिता की भी मौत हो गई। अब राधिका पूरी तरह अपनी सौतेली माँ के रहमो करम पर थी। सौतेली माँ राधिका से घर का सारा काम कराती, झाड़ू, पोछा, खाना, पानी। लेकिन समय पर खाना नहीं देती, कभी-कभी डंडे से मारती। एक दिन राधिका सो रही थी और सपने में देख रही थी उसका ससुराल, सास, ननद सब उसे प्यार कर रहे हैं, उसकी हर बात मानते हैं। तभी छपाक, सौतेली माँ पानी का लोटा उसके मुंह पर डाल देती है। उठ महारानी, सपने बहुत देख लिए, अब काम कर। राधिका नाश्ता बनाती है, पनीर का चीला खुद के लिए रखती है, लेकिन सौतेला भाई वो भी खा लेता है। भैया, वो मेरा था, अब मैं क्या खाऊं? चल हट, चाय पड़ी है वही दी है। तभी सौतेली माँ आती है। मेरे बच्चे से झगड़ा करती है और डंडे से राधिका को मारती है। राधिका रोती हुई कहती है, हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ यही लिखा है? कुछ दिन बाद घर में पंडित जी आते हैं। सौतेली माँ खुश होकर बोलती है, आइए पंडित जी, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। पंडित जी कहते ले, मैं राधिका के लिए एक अमीर घर का रिश्ता लेकर आया हूँ। सौतेली माँ मन ही मन सोचती है, अगर अमीर घर में शादी हो गई तो मुझे भी फायदा होगा। पंडित जी कहते हैं, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, दहेज भी नहीं मांगेंगे। रिश्ता पक्का हो जाता है। पंडित जी सोचते हैं, अच्छा हुआ, वरना इस बच्ची पर बहुत जुल्म हो रहा था। बाजार में राधिका की पड़ोसन मिलती है। सुना है तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया? फिर धीरे से बोलती है, ससुराल में ध्यान से रहना, सासें बहुत खतरनाक होती हैं। राधिका डर जाती है, मन ही मन सोचती है, क्या शादी के बाद भी मुझे ऐसे ही दुख मिलेंगे? शादी हो जाती है। राधिका अपने नए घर पहुंचती है। सास प्यार से बोलती है, बेटा, पहले दिन आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। राधिका सोचती है, शायद आज पहला दिन है, इसलिए इतना अच्छा व्यवहार है। सुबह राधिका की आंख घड़ी पर पड़ी। 9 बज चुके थे। वो घबरा गई। लेकिन राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जल्दी जल्दी बाहर आई। मां जी, बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरी पहली रसोई थी और मैं देर से उठ गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, मैंने खुद खाना बना लिया। फिर प्यार से बोली, कोई बात नहीं, तुम फिर कभी बना लेना। माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई थी। तभी उसका देवर मस्ती के मूड में बोला, अरे भाभी, पहली रसोई नहीं हुई तो क्या हुआ, पहली नींद तो जबरदस्त हुई ना। ये सुनते ही पूरा घर हंसी से गूंज उठा। सास, ससुर, ननद, पति सब हंसने लगे। राधिका ने पहली बार घबराहट के साथ साथ हल्की मुस्कान महसूस की। वो आंसुओं के बीच हंस पड़ी। बस प्यार, अपनापन और हंसी।
जिस घर में गलती पर डांट नहीं, हंसी मिलती है, वही घर असल में स्वर्ग होता है। एक दिन राधिका ने सभी के लिए खाना बनाया। आज वो पूरे मन से रसोई में लगी थी। लेकिन जल्दी जल्दी में दाल में नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया। राधिका ने घबराते हुए खाना परोसा। सब शांति से खाने लगे। तभी उसके ससुर को हल्की सी खांसी आ गई। अरे बेटा, नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। ये सुनते ही राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। अरे बेटा, इतना भी ज्यादा नहीं है। असल बात ये है बेटा, मैं नमक कम खाता हूँ ना, इसलिए मुझे ज्यादा लगा। सब हंस पड़े। राधिका को थोड़ी राहत मिली। सब मिलकर उसे चुप कराने लगे। गलती से कोई छोटा नहीं हो जाता बेटा। बेटा, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। कुछ दिनों बाद सभी घरवाले भी बातें कर रहे थे। तभी ससुर जी बोले, अरे काफी दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए। ननद बोली, हाँ पापा, चलो पिकनिक चलते हैं। सब खुश हो गए। प्लान बन गया। पिकनिक पर सब बहुत मजे कर रहे थे। हंसी, खेल, तस्वीरें। तभी ननद बोली, भाभी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ठीक है, अभी लाती हूँ। राधिका सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई। लेकिन चलते चलते उसका पैर फिसल गया। धड़ाम! कोल्ड ड्रिंक गिर गई। वो डर गई। मां जी, बाबूजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो फिर से सबसे माफी मांगने लगी। तभी पूरा परिवार घबरा गया। अरे बेटा, तुम्हें तो नहीं लगी? दर्द तो नहीं हो रहा? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ। सबने फिर से पिकनिक एंजॉय की। घर लौटते वक्त राधिका खिड़की से बाहर देख रही थी। मन ही मन बोली, जिस घर में नमक ज्यादा होने पर माफी मिलती है और गिरने पर डांट नहीं, चिंता मिलती है, वही ससुराल सच में स्वर्ग होता है। पिकनिक से लौटकर सब घर में आराम से हंसी मजाक चल रहा था। राधिका और बोली, मैं सबके लिए चाय बना लाती हूँ। वो रसोई में चली गई। उसी समय उसकी ननद अचानक बोली, अरे कल तो भाभी का जन्मदिन है। सब एक दूसरे को देखने लगे। तो फिर तय रहा, हम सब मिलकर बहू को सरप्राइज देंगे। लेकिन राधिका को जरा भी पता नहीं चलना चाहिए। ननद बोली, पापा, भाभी के घर वालों को भी बुला लेते हैं। अगले दिन राधिका और उसका पति किसी काम से घर से बाहर चले गए। पीछे घर में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। घर सजाया गया, केक आया, लाइटें लगाई गईं। शाम तक राधिका के मायके वाले भी आ पहुंचे। रात को जब राधिका और उसका पति घर लौटे तो घर की सारी लाइटें बंद थीं। आज बिजली क्यों नहीं है? जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ी, गुब्बारे, फूल, सजावट और सब एक साथ बोले, राधिका की आंखें भर आईं। ये सब मेरे लिए? पूरा घर खुशियों से भर गया। केक कटने के बाद राधिका की सौतेली माँ बोली, बेटा, हमें तुम्हारा कमरा दिखाओ ना। राधिका मासूमियत से उन्हें अपने कमरे में ले गई। लेकिन कमरे में पहुंचते ही सौतेली माँ और उसका बेटा चीजें छूने लगे। अरे वाह, ये गुच्ची का परफ्यूम, ये तो मैं ले जाऊंगा।
नहीं भैया, ये मेरी चीज है। इतना सुनते ही सौतेली माँ गुस्से में आ गई जुबान लड़ाती है अब। और उसने राधिका को मारना शुरू कर दिया। राधिका डरकर तभी राधिका के सास ससुर उसे ढूंढते ढूंढते कमरे में पहुंच गए और जो उन्होंने देखा वो सब कुछ साफ कर गया। बहन जी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे पहले ही लगता था राधिका शादी से पहले इतनी डरी डरी क्यों रहती थी। सौतेली माँ घबरा गई। नहीं नहीं बहन जी, मैं तो इसे समझा रही थी। बस बहन जी, अब एक शब्द और बोला तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ये सुनते ही सौतेली माँ और उसका बेटा कांपने लगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज पहली बार मुझे लगा कोई मेरे लिए खड़ा हुआ है। बेटा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये घर तुम्हारा है। जिस दिन एक लड़की के लिए कोई आवाज उठाता है ना, उसी दिन उसका डर मर जाता है और उसी दिन ससुराल सच में स्वर्ग बन जाता है। एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में रचना अपने पिता राकेश और दादी गीता के साथ रहती थी। उस दिन चूल्हे से उठता धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। धुएं की ओट में रचना और उसकी दादी चुपचाप बैठे थे। दोनों की आंखें नम थीं। रचना के पिता राकेश चारपाई पर पड़े कराह रहे थे। डॉक्टर साफ कह चुका था, अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो राकेश की मौत भी हो सकती है। गीता ये सुनते ही रो पड़ी। रचना ने दादी के कंधे पर हाथ रखा। दादी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। गीता कांपती आवाज में गोहे, 1 महीने बाद बर्फीला तूफान आ जाएगा, काम भी नहीं मिलेगा, इलाज कैसे होगा बेटा? रचना ने हिम्मत दिखाई। दादी, पापा को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देंगे। अगले दिन तीनों अस्पताल पहुंचे। वहां का हाल डराने वाला था। लोग जमीन पर बैठे थे, कोई जमीन पर सो रहा था। लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गीता बुदबुदाई, हे भगवान, इतनी लंबी लाइन। राकेश ने थक कर कहा, रचना, घर चलो। लेकिन रचना लाइन में लग गई। तभी एक आदमी बच्चे को गोद में लेकर सीधे अंदर चला गया। अरे, हमारा नंबर है। चौकीदार हंस पड़ा। ये लाइन में नहीं लगते, ये सीएम के बेटे हैं। जब रचना की बारी आई तो चौकीदार बोला, डॉक्टर घर जा चुके हैं, 1 महीने तक कोई बेड नहीं। गीता ने थैले से पुराना कंबल निकाला। ठंड बढ़ गई है, अपने पिता को उड़ा दे। घर लौटते समय कुछ ग्वाले बात कर रहे थे। कुछ ही दिनों में बर्फीला तूफान आएगा। कहते हैं तूफान में गांव का छुपा खजाना बाहर आ जाता है, इंद्रधनुष के नीचे। रचना ये सब सुन लेती है। रात को गीता चूल्हे पर खाना बना रही थी। रचना, दादी, क्या सच में गांव में खजाना है? गीता कुछ देर चुप रही। सुनती तो आई हूँ, कोई कहता है जिन है, कोई कहता है हीरे जवाहरात, और वो बर्फीले तूफान में ही। कहते हैं तूफान में उस जगह का दरवाजा खुलता है। रचना पिता को खाना देने गई। पापा, राकेश ने आंखें खोली। बेटी, मुझे पता है मैं ज्यादा दिन का नहीं। रचना रो पड़ी। पापा ऐसे मत बोलो। दादी से कहना तेरा विवाह कर दे और उसे अपने साथ रखना। बाहर तेज ठंडी हवा चली। गांव में बर्फ पड़ने लगी। राकेश की हालत और बिगड़ने लगी। एक रात रचना दादी की बात उसके कानों में गूंज रही थी। खजाना पहाड़ी पर है। रचना पहाड़ी की ओर बढ़ी। हाथ जम रहे थे।
अचानक बचाओ बचाओ आवाजें आई। वो फिसलकर गिर पड़ी। तभी 2 हाथ आए और उसे ऊपर खींच लिया। सामने एक पुराना मंदिर था। फिर रचना मंदिर के दरवाजे के पास जाती है। रचना मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ी रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जमीन कांपने लगी और मंदिर का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही रचना ने देखा मंदिर के अंदर एक छोटा सा बर्फ का तालाब था। रचना दौड़कर उसके पास गई, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी सांस अटक गई। तालाब की बर्फ के नीचे एक पंडित और कुछ ग्वालों की लाशें जमी हुई थीं। रचना डर से पीछे हट गई। तभी रचना की नजर पास पड़े पत्थरों पर पड़ी। उसने एक पत्थर उठाया और मंदिर की एक खिड़की तोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। जैसे ही खिड़कियां टूटी, सूरज की रोशनी, तालाब की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और उसी पल तालाब से आत्माएं बाहर आने लगी। पंडित रचना के सामने प्रकट हुआ। धन्यवाद बेटी। रचना कांपती आवाज में पूछी, मैं तो यहाँ खजाना लेने आई थी। पंडित हल्का सा मुस्कुराया। गांव वाले ऐसे ही बातें फैलाते हैं। यहाँ कोई खजाना नहीं है। सालों पहले एक भयानक बर्फीला तूफान आया था। हम सब इसी मंदिर में दब गए। जो आवाजें तुमने सुनी थीं, वो हमारी ही थीं, मदद के लिए। रचना ने पंडित को अपने पिता की बीमारी और सारी बात बता दी। पंडित ने कहा, चलो बेटी, मैं तुम्हें मंदिर की दान पेटी खोलने देता हूँ। रचना ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, ये पैसे मंदिर के हैं। पंडित बोला, ये पैसे जरूरतमंदों के लिए ही है, तुम इन्हें ले जाओ। बस इतना करना, गांव वाले को बुलाकर हम सबका अंतिम संस्कार कर देना। रचना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका दिया। रचना दान पेटी से पैसे लेकर लौटी। गांव के ग्वालों के साथ मिलकर पंडित और सबका अंतिम संस्कार किया। उन पैसों से उसने अपने पिता राकेश का इलाज कराया। राकेश बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खजाना हमेशा सोना नहीं होता। कभी-कभी वो इंसानियत, ईमानदारी और हिम्मत होता है। और ठंड का कहर सिर्फ शरीर नहीं जमाता, वो इंसान की नीयत भी परखता है।